हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट आपको पढ़ा ही दिया है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट काफ़ी आसान है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में मैं आज आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंस एक साथ पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ ये टेंस बहुत ही ईजी है। तो आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित भविष्य काल। अनिश्चित भविष्य काल यानी काम एकदम क्लियर नहीं रहता है कि किस समय में होने वाला है। हालांकि ये क्लियर होता है कि भविष्य काल में होगा। मैं शाम को बाजार जाऊंगा, इसका सबसे बढ़िया पहचान है हिंदी वाक्य के अंतिम शब्दों में गा, गी, गे। हो सकता है किताब में दूसरी तरह लिखा हो, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सही से आप पहचानेंगे। ध्यान रखिए, हिंदी वाक्य के अंतिम शब्दों में गा, गी, गे। यहाँ देखिए गा, गी, गे आदि मात्रा लगे हुए अक्षर जुड़े रहते हैं। कार्य भविष्य काल में अनिश्चित रहता है, यानी भविष्य काल में कार्य के होने का पता नहीं होता है, कोई समय नहीं दिया रहता है। लेकिन कार्य भविष्य काल में होगा, जैसा कि मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में बता दिया है कि अगर काम सामने हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस, काम हो चुका है तो पास्ट टेंस, और अगर काम होने वाला है, अभी हुआ नहीं है ना हुआ था, होने वाला है, तो वो फ्यूचर टेंस में होता है। तो ये पहचान बहुत अच्छी है। हिंदी वाक्य के अंतिम शब्दों में गा, गी, गे आदि मात्रा लगे हुए अक्षर आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको गा मिल गया, गा। जाऊंगा, यहाँ पर देखिए गी मिल गया, गी। बनाएगी, यहाँ पर देखिए आपको गे मिल गया, करेंगे। तो इस प्रकार गा, गी, गे आदि मात्रा लगे हुए अक्षर जुड़े रहते हैं। मैं शाम को बाजार जाऊंगा, वह इस समय खाना नहीं बनाएगी। हम हमेशा ज़्यादा रुपए बचाने की कोशिश करेंगे। यानी गा, गी, गे लास्ट में जुड़ा रहता है। तो अगर आपने देखा कि लास्ट में गा, गी, गे आदि मात्रा लगे हुए अक्षर जुड़े हैं, तो तुरंत आप समझ जाइए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाने का बहुत ही इजी नियम है। दिस इज ए वेरी इजी टेंस। आई तथा बी, ये दो चीजें आप याद रखिए, ये दो सब्जेक्ट आपको याद रखना है। आई तथा बी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग। बाकी उसके बाद अन्य सभी एकवचन तथा बहुवचन सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया विल का ही प्रयोग करते हैं। केवल विल लिखा जाएगा का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आप स्टूडेंट, आप सभी ने। इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखिए, जब फॉर्म को याद करना पड़ता है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ये एक ऐसा टेंस है, इसमें विल शैल लगाने के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है वर्ब की। आपको ढूंढना भी नहीं है कि सेकंड फॉर्म लगाना है कि थर्ड फॉर्म लगाना है, आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो देखिए सेंटेंस पर आते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं शाम को बाजार जाऊंगा। कौन बाजार जाएगा? मैं, आई। अब आई के साथ हमेशा सहायक क्रिया लग जाता है शैल, आई शैल। इसके बाद ध्यान रखिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए आप, उसके बाद शैल विल में से कोई एक उचित रूप से लग जाएगा, फिर वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो ये कौन सा काम करेंगे? जाएंगे, जाएंगे, ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर गो लिखा जाएगा। आई शैल गो, मैं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा वो चीज पहले लिखी जाती है, टू मार्केट। आई शैल गो टू मार्केट, में बाजार जाऊंगा। अब शाम को, सुबह और शाम के लिए इन लग जाता है, इन इवनिंग। तो इस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई शैल गो टू मार्केट इन इवनिंग। अफर्मेटिव यानी काम को अगर मान लिया जाए तो अफर्मेटिव होता है, काम को ना माना जाए तो निगेटिव होता है, और अगर काम यानी प्रश्न पूछा जाए किसी से तो इंट्रोगेटिव होता है। तीनों का नियम अगर आपने मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ लिया है तो उसमें आपको जो नियम लगना था बस वही नियम लगेगा, केवल सहायक क्रिया बदल जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आई शैल गो टू मार्केट इन इवनिंग, मैं शाम को बाजार जाऊंगा। वह इस समय खाना नहीं बनाएगी। अब ये निगेटिव है, तो यहां पे ध्यान दीजिए कि ये जो शैल है और विल है, इसके बाद आप नॉट का यूज कर सकते हैं, या फिर इसके शॉर्ट फॉर्म को, शैल को हम कर देंगे सेंट, और विल नॉट को हम कर देंगे वोंट। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
विल नॉट, शैल नॉट, अक्सर लड़के या स्टूडेंट ये वाला सहायक क्रिया, जो सहायक क्रिया और नॉट जोड़ते हैं, ये वाला भूल जाते हैं, लेकिन और सब याद रहता है। तो ध्यान रखिए, शैल के साथ सेंट हो जाएगा और विल नॉट के साथ वोंट हो जाएगा। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। बस निगेटिव अगर आपको बनाना है तो ध्यान रखिए, मैं एक नियम बोल दे रहा हूँ, निगेटिव सेंटेंस बनाते समय आपको विल और शैल के बाद नॉट का प्रयोग करना है, या कभी नहीं आ गया तो नेवर का प्रयोग करना है। तो ध्यान दीजिए इस सेंटेंस पर, वह इस समय खाना नहीं बनाएगी। कौन नहीं बनाएगी? वह, सी। अब इसके साथ हम सहायक क्रिया विल लगा देंगे और यहीं पे नॉट लगा देंगे, सी विल नॉट। आप चाहे तो वोंट लिख सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मॉडर्न अंग्रेजी में आपको शॉर्टकट ही मिलेंगे। सी विल नॉट, अब बनाना कि खाना बनाने के लिए कुक लिखा जाता है, कुक। क्या बनाएगी? खाना, यानी फूड। तब हम लिखेंगे इस समय, यानी दिस टाइम। तो निगेटिव सेंटेंस में बस आपको यही करना है, कुछ खास नहीं करना है। विल शैल के बाद नॉट लगा दीजिए, अथवा आपको शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, आप शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, वो भी सही है। हम हमेशा ज़्यादा रुपए बचाने की कोशिश करेंगे। अगर वाक्य में ऑलवेज या नेवर का प्रयोग है तो ऑलवेज और नेवर को हमेशा विल शैल के बाद लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का नियम जाने दीजिए, उसका जो नियम था उसको आपने पढ़ लिया, उसको आपने याद कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन फ्यूचर में ऑलवेज और नेवर का प्रयोग हमेशा सहायक क्रिया विल शैल के ठीक बाद में होना चाहिए। ये चाहे तो आप नियम लिख सकते हैं। तो हम हमेशा ज़्यादा रुपए बचाने की कोशिश करेंगे। कौन कोशिश करेगा? हम, बी। अब इसके साथ सहायक क्रिया शैल लगाएंगे, बी शैल। अब गाइस ध्यान दीजिए, इसमें क्रिया है कोशिश करेंगे। ये कौन सा काम करेंगे? कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ज़्यादा रुपए बचाने की ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव जो है वो बाद में लिखा जाता है। इन्फिनिटिव एक क्रिया है, इन्फिनिटिव का भी ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटिव के बाद लिखा जाना चाहिए। पहले देखिए बी शैल, अब हम कोशिश करेंगे ट्राई, बी शैल ट्राई। हम कोशिश करेंगे, किस चीज़ कोशिश करेंगे? ज़्यादा रुपए बचाने की। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो ऑलवेज यानी हमेशा शब्द है, ये सहायक क्रिया के ठीक बाद प्रयोग होता है। बी शैल ऑलवेज, अब कोशिश करेंगे यानी क्रिया लिखेंगे ट्राई, बी शैल ऑलवेज ट्राई। किस चीज़ की कोशिश करेंगे? ज़्यादा रुपए बचाने की। तो ये क्रिया है बचाने की, ये एक इन्फिनिटिव है। अगर नानी ने जुड़ा रहता है तो उसमें टू लग जाता है, मैं बहुत पहले बता चुका हूँ आपको। अब बचाने की, क्या बचाने की? ज़्यादा रुपए। तो ये पहले इन्फिनिटिव लिखा जाएगा, टू सेव यानी बचाना। क्या बचाना? ज़्यादा रुपए, मैक्सिमम रुपीज़ या मोर रुपीज़। मोर मतलब ज़्यादा और रुपए यानी रुपीज़। आई शैल ऑलवेज ट्राई टू सेव मोर रुपीज। मैं हमेशा ज़्यादा रुपए बचाने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार अफर्मेटिव और निगेटिव बनता है। यहाँ देखिए, तुम अपने आप को नहीं सुधारोगे, तो कौन अपने आप को नहीं सुधारेगा? तुम, यू। अब ये निगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट लगाएंगे, लेकिन अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं तो वोंट लिख दीजिए, यू वोंट। अब इसमें क्रिया है सुधारोगे। सुधारना की अंग्रेजी रेक्टिफाई या इंप्रूव। यू वोंट इंप्रूव, तुम नहीं सुधारोगे। किसको नहीं सुधारोगे? अपने आप को। यू के साथ अपने आप को की अंग्रेजी योरसेल्फ होती है। इस तरह से अफर्मेटिव और निगेटिव हम बनाएंगे। अगर अफर्मेटिव है तो विल शैल के बाद आपको नॉट लगा देना है, या वोंट या शैड का प्रयोग करना है। अगर निगेटिव है तो इस तरह आप प्रयोग कर सकते हैं, और अफर्मेटिव में आपको सब्जेक्ट के बाद विल और शैल का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार का इंट्रोगेटिव है, मैंने आपको बता दिया है। एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है और दूसरा डब्ल्यूएच टाइप है। तो यस नो टाइप को पहचानने का तरीका, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में लिखा रहता है। अगर क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में लिखा है तो आप उठा के विल शैल को आगे कर दीजिए और सब्जेक्ट को पीछे कर दीजिए, बाकी सेम नेम। जैसे यहाँ पर देखिए, क्या उसके पिताजी कल दुकान बंद कर देंगे, तो कौन दुकान बंद कर देंगे? उसके पिताजी। अब यहाँ पर क्या शब्द आ गया, तो उसके पिताजी के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी? विल लगेगा, पता चला विल। अब सब्जेक्ट लिख देंगे उसके पिताजी यानी हिज फादर, विल हिज फादर। बाकी देखिए सहायक क्रिया आगे हो गई, सब्जेक्ट पीछे हो गया। अब क्रिया आप लिख दीजिए, बंद कर देंगे यानी क्लोज, विल हिज फादर क्लोज। क्या उसके पिताजी बंद कर देंगे? किस चीज को बंद कर देंगे? दुकान यानी द शॉप। तब हम ये लिखेंगे कल।
फ्यूचर में कल की अंग्रेजी टुमारो लिखी जाती है क्योंकि ये आने वाला कल है। तो यस नो टाइप का आप चाहते हैं तो स्ट्रक्चर भी लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ अगर इंट्रोगेटिव का एस नो टाइप आपको मिला तो आपको क्या करना है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से सुन लीजिए, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, यानी विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप वोंट और सेंट आगे लिख देते हैं तो आपको नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हम उस गरीब आदमी की सहायता नहीं करेंगे? तो कौन सहायता नहीं करेंगे? हम। अब इसके साथ पता चला सहायक क्रिया शैल लगेगा तो उसको हम आगे कर देंगे शैल। अब उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया वी, तो यही नॉट सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगता है, ध्यान रखिए। शैल वी नॉट, अब सहायता करेंगे, पहले क्रिया लिखेंगे हेल्प। किसकी सहायता करेंगे? उस गरीब आदमी की, यानी दैट, उस गरीब यानी पुअर, और आदमी की अंग्रेजी मैन। शैल वी नॉट हेल्प दैट पुअर मैन। तो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का एस नो टाइप मैंने बता दिया। मैं अभी आपको डब्ल्यू एस टाइप भी बताने वाला हूं। बस एक चीज ध्यान रहे कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखिए। गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इंग्लिश आपको अच्छी तरह जानना है तो ये ना समझिए कि ये जल्दी वाला काम है, बस क्रम अनुसार सही से पढ़ते जाइए और हर एक चीज़ को दिमाग में बैठाते जाइए, अन्यथा आप अंग्रेजी जानने में थोड़ी सी चूक जरूर हो जाएगी, या थोड़ा बहुत आप जान पाएंगे, पूरा तरह अच्छी तरह से किसी कंपटीशन में एग्ज़ाम देने लायक अंग्रेजी का नियम आप नहीं जान पाएंगे। जितनी भी चीज़ें बताई जाए उसको क्रम अनुसार दिमाग में बैठाते जाइए, फीड करते जाइए, वो हटना नहीं चाहिए दिमाग से, वो दिमाग में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए WH टाइप में, WH टाइप में क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड आगे कर देंगे और हम सब्जेक्ट से पहले विल शैल लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये चीज मैंने स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, समझिए इसको। वह इस कविता को कब याद करेगा? अब ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है। क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके आदि, ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं, कौन, किसने, इनको आप याद कर लीजिए। सबसे पहले वीडियोस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने इसको बताया है, उसको याद कर लीजिए। या आप कहीं कोई भी आपका सोर्स हो, संसाधन हो, वहाँ से याद कर लीजिए, या कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं याद है। सारे क्वेश्चन वर्ड लिखकर मैं आपको भेज दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप पर आना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भी आ जाएँ, मेरा ये नंबर है। किसी भी चीज़ के लिए आपको अगर मुझे संपर्क करना है तो इस नंबर पर कॉल करके उस चीज़ का समाधान आप पा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, वह इस कविता को कब याद करेगा, कब की अंग्रेजी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हेन। अब याद करेगा कौन, पता चला उसके साथ लगेगा विल, तो यहाँ विल लगा दिए, व्हेन विल। तब सब्जेक्ट लिखेंगे ही, व्हेन विल ही। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, लर्न। याद करना की अंग्रेजी लर्न। व्हेन विल ही लर्न, क्या याद करेगा, किसको याद करेगा, इस कविता को, दिस पोएम। ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार सारे इंट्रोगेटिव WH टाइप को हम बनाएंगे। तुम यह कठिन सवाल कैसे हल करोगे? तुम यह कठिन सवाल कैसे हल करोगे? इसमें देखिए बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड कैसे।
इसको आपको याद करना है। क्वेश्चन वर्ड अगर नहीं याद है तो यू विल फेस प्रॉब्लम टू ट्रांसलेट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे की अंग्रेजी, सबसे पहले लिख लीजिए हाउ। अब हल करोगे कौन, तुम, इसके साथ पता चला विल लगेगा, हाउ विल, तब सब्जेक्ट लिख देंगे यू, हाउ विल यू। अब पहले वर्ब लिखेंगे, हल करोगे यानी सॉल्व। हाउ विल यू सॉल्व, किसको हल करोगे, यह कठिन सवाल। क्या हल करोगे, यह कठिन सवाल का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको लिख दीजिए दिस डिफिकल्ट। और सवाल की अंग्रेजी होता है सम। प्यारे छात्रों, मैंने आपको यह भी बताया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, कौन या किसने का प्रश्न करने पर सब्जेक्ट मिल जाएगा, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो क्रिया हो जाएगा, और क्रिया से किसको या क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यही इसका नियम है, स्ट्रक्चर है, इस अनुसार हम इसको बनाते हैं। और देखिए, तुम आज अखबार क्यों नहीं पढ़ोगे। इसमें देखिए क्यों नहीं यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ये हो गया। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, लेकिन उससे कहीं बेहतर है कि आप शॉर्ट फॉर्म यानी सैंड या वोंट लिख दीजिए, वोंट लिख दीजिए, जो कि क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद लिखा जाता है। तो पढ़ोगे कौन, तुम, इसके साथ पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाई। अब इसके साथ विल लगेगा तो नॉट भी है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म आप लिख दीजिए वोंट। व्हाई वोंट यू। अब सब्जेक्ट के बाद पहले क्रिया लिखेंगे, सब्जेक्ट की ठीक बाद वर्ब आती है, पढ़ोगे यानी रीड। क्या पढ़ोगे, किसको पढ़ोगे, अखबार यानी द न्यूज़पेपर। तब हम ये लिखेंगे आज यानी टुडे। ये नियम हो गया WH टाइप का। गाइस, मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद जो शब्द लिखा रहता है जिससे वो प्रश्न पूछने का काम करता है, उसको भी साथ में ही हम लिखते हैं। पुरानी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पुरानी चीज़ें 10 दिन पहले पढ़े हो वो चीज़ आज भी याद होना चाहिए। दैट्स हाउ यू कैन ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, अदरवाइज यू विल नॉट सॉल्व, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। तो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जिनके बगल में कुछ शब्द होते हैं जिनको लिखा जाता है। ऐसे कहा जाए, वह कितना पानी पिएगा। अब इसमें वह कितना पानी पिएगा, कितना के बगल क्या लिखा है, पानी, वो साथ में लिखा जाता है। पिएगा कौन, वह। तो कितना की अंग्रेजी हाउ मैनी, हाउ मच होता है। पानी को आप नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए हाउ मच लगेगा। और इसके बगल जो लिखा रहता है उसको भी हम क्वेश्चन वर्ड ही मानते हैं। हाउ मच वाटर, पिएगा कौन, पिएगा वह, इसके साथ विल लग जाएगा, विल। तब हम लिखेंगे ही। पीना की अंग्रेजी होता है ड्रिंक। ये इसका नियम है। तुम अब कितना प्रश्न पूछोगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें कितना के बगल क्या लिखा है, प्रश्न। तो ये इसके कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किस शब्द जो आता है जिसकी इंग्लिश होती है हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, हुईज, ये हमेशा इनके बगल में जो लिखा रहता है जिनसे ये प्रश्न पूछने का काम करता है उसको साथ में लिखते हैं, वो भी क्वेश्चन वर्ड ही है। तुम अब कितना प्रश्न पूछोगे, तो कितना के बगल क्या लिखा है, प्रश्न लिखा है, कितना प्रश्न, तो साथ में लिखेंगे। प्रश्न को गिन सकते हैं तो हाउ मैनी लग जाएगा। हाउ मैनी, प्रश्न यानी क्वेश्चंस। अब पूछोगे कौन, तुम, इसके साथ सहायक क्रिया विल लग जाएगा। फिर हम सब्जेक्ट लिख देंगे यू। पूछना की अंग्रेजी होता है आस्क। इस तरह हम बनाएंगे इसको। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेज, कुछ अन्य नियम बताने जा रहा हूं जिसको आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। फ्यूचर का तो मैंने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सारा आपको इसमें बता दिया है। आशा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ और भी इसमें आवश्यक चीज़ें हैं जो आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक है।
जैसे कि अगर नेवर शब्द आ गया तो नेवर कहाँ लगेगा? नेवर मतलब कभी नहीं, ये अब तक आप जान चुके होंगे अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो ये हमेशा, इसका प्रयोग हमेशा विल सेल के बाद होता है, ये ध्यान रखिए। वह कभी तुम्हें याद नहीं करेगी। वह तुम्हें कभी याद नहीं करेगी, तो इसमें ध्यान दीजिए कभी भी आया नहीं भी आया है। तो ऑलवेज और नेवर का प्रयोग हमेशा आप विल सेल के ठीक बाद में करिएगा। तो करेगी कौन? वह, सी, इसके साथ लग गया विल, बस यहीं पे लगा देंगे हम नेवर। सी विल नेवर, याद करना की अंग्रेजी मिस होता है या रिमेंबर होता है। रिमेंबर यानी याद करेगी, किसको याद करेगी? तुम्हें, यानी यू। सी विल नेवर रिमेंबर यू, सी विल नेवर मिस यू, मिस भी लिख सकते हैं, मिस मतलब भी याद करना ही होता है। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये आप जान गए होंगे, या आप लिख भी लीजिए। ऑलवेज और नेवर का प्रयोग हमेशा विल सेल के ठीक बाद में होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, एक नियम मैं आपको लिखाता हूँ, अगर फेयर कॉपी आप बनाए हो तो लिख लो। अगर सही से पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फेयर कॉपी बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसमें एक नियम है कि अगर वाक्य में अवश्य या जरूर शब्द आ जाए तो इससे दृढ़ता का बोध होता है। दृढ़ता यानी बहुत ही ज़्यादा जोर देकर कहा गया, या अगर उसमें चेतावनी है, चेतावनी दिया जा रहा है, तो भी उसका एक अलग नियम है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर फ्यूचर टेंस से दृढ़ता अथवा चेतावनी का बोध होता है तो विल के स्थान पर शैल लिखा जाता है और शैल के स्थान पर विल लिखा जाता है। यानी आई और वी के साथ शैल लगता था तो विल लिखा जाएगा, बाकी सबके साथ शैल लिखा जाता था तो वहाँ पे, बाकी सबके साथ विल लिखा जाता था तो वहाँ पे शैल का प्रयोग होगा। चलिए लिखकर समझते हैं। दृढ़ता, जिसको हम कहते हैं फर्म डिटर्मिनेशन, और चेतावनी, जिसको आप जानते हो होंगे वार्निंग। अगर वाक्य से इन चीजों का बोध होता है, दृढ़ता या चेतावनी, तो आपको क्या करना है? आई और बी के साथ लगता था शैल तो उसके साथ लग जाएगा विल, और बाकी सबके साथ लगता था विल तो यहां पे लग जाएगा शैल। तो दृढ़ता देखते हैं सबसे पहले। वह, यह उपन्यास अवश्य पढ़ेगी। अब ध्यान दीजिए इसमें, वह यह उपन्यास अवश्य पढ़ेगी, इसका मतलब उसके अंदर दृढ़ डिटर्मिनेशन है, उसने तय कर लिया है, बहुत जोर देकर कहा कि पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी, उसको पढ़ना ही है। तो इसको हम कहते हैं फर्म डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता। तो इसमें एक पहचान होती है, अवश्य या जरूर शब्द आ जाएंगे। जैसे एक सेंटेंस और देखिए, हम यह घर जरूर खरीदेंगे। तो आप देख रहे होंगे इसमें अवश्य जरूर आ गया तो ये दृढ़ता का बोध हो रहा है। या वैसे आप समझ लीजिए कि अवश्य जरूर शब्द आया तो विल के स्थान पर शैल, शैल के स्थान पर विल लगा देंगे। और अवश्य जरूर शब्द की अंग्रेजी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, वैसे श्योरली लिखा जा सकता है लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। वह यह उपन्यास पढ़ेगी, कौन पढ़ेगी? वह, सी। अब देखिए यहाँ विल लगना था तो यहाँ पे हमने शैल कर दिया, सी के साथ विल लगना था तो हमने यहाँ पर शैल कर दिया, तो अवश्य शब्द उसमें इंक्लूड हो गया। सी शैल। अब पढ़ना की अंग्रेजी रीड। क्या पढ़ेगी, किसको पढ़ेगी? यह उपन्यास यानी दिस नॉवेल। इस तरह हम बनाएंगे। हम यह घर जरूर खरीदेंगे, इसमें जरूर आ गया तो हम के साथ वैसे तो शैल लगना चाहिए लेकिन जरूर आ गया यानी दृढ़ता का बोध हो रहा है तो विल लिखा जाएगा। बी विल। खरीदना की अंग्रेजी बाई। किसको खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे? यह घर, दिस हाउस। तो प्यारे छात्रों, आप देख रहे होंगे
कि इसमें अवश्य जरूर की इंग्लिश नहीं लिखी है, लेकिन सी के साथ विल लगना चाहिए तो सैल लग गया, तो इसका मतलब अवश्य जरूर उसमें आ गया। बी के साथ सैल लगना चाहिए तो विल लग गया, तो उसमें अवश्य जरूर शब्द आ गया। तो ये हो गया फर्म डिटर्मिनेशन, यानी बहुत ही ज़्यादा दृढ़ता का बोध होगा तो इस तरह लिखेंगे। और चेतावनी, अगर चेतावनी का बोध होता है तो भी यही नियम होगा, जैसे कहा जाए मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब भैया ये तो क्लियर चेतावनी है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये चेतावनी दे रहा है कोई। या जैसे कहा गया कानून अपराधी को दंडित करेगा। भैया ये तो एकदम क्लियर है कि चेतावनी है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा डायरेक्टली बोल रहा है, चेतावनी दे रहा है। कानून अपराधी को दंडित करेगा, ये एक चेतावनी है कि जो भी अपराध करेगा उसको कानून दंड देगा, यानी उसमें चेतावनी का बोध हो रहा है। तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, कौन मार देगा? मैं आई। अब यहाँ पर सैल लगना चाहिए, लेकिन चेतावनी का बोध हो रहा है तो विल लग जाएगा। आई विल मारना, जान से मार देना की अंग्रेजी किल होता है, पूरा हो गया जान से मार देना, आई विल किल। किसको मार दूंगा? तुम्हें, यू, ये बन गया। कानून अपराधी को दंडित करेगा, कौन दंडित करेगा? कानून, यानी दल्ला, ला मतलब कानून। अब इसके साथ बिल लगना चाहिए, लेकिन अब चूंकि ये चेतावनी है तो यहाँ पे लग जाएगा सैल। दल्ला सैल, दंडित करना की अंग्रेजी होता है पनिश। किसको दंडित करेगा? अपराधी को, यानी द क्रिमिनल। इस तरह आप बनाएंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कुछ जरूरी चीजें मैं और बता रहा हूं आपको, इसके बाद मैंने पूरा फ्यूचर खत्म कर देना है, यानी आज ही अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव आप क्लियर कर देंगे इसी वीडियोज में। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, जो कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे हु है, व्हाट है, या हाउ मैनी, हाउ मच है, या फिर हुज है, हुईच है। उम्मीद करता हूं कि ये सब हिंदी आपको याद हो गई होगी। अगर नहीं याद करते हैं तो अंग्रेजी आपको बहुत कठिन महसूस होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अक्सर आती हैं, तो उनको शुरुआत में ही याद कर लेना ज़्यादा अच्छा होता। नहीं याद किए तो प्रॉब्लम। तो कभी कभी एक नियम लिख लीजिए, अगर क्वेश्चन वर्ड ही वाक्य में सब्जेक्ट है, अगर क्वेश्चन वर्ड ही वाक्य में सब्जेक्ट है और कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो वो वाक्य अफर्मेटिव या निगेटिव बनेगा, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको। कितने लोग शादी में शामिल होंगे? अब यहां ध्यान दीजिए, कितने लोग शादी में शामिल होंगे, कौन शामिल होंगे, कितने लोग। बहुत ही ध्यान से समझिए, क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव बनेगा। कितने लोग, लोगों को गिना जा सकता है, तो हाउ मैनी पीपल लिखेंगे हम, हाउ मैनी पीपल। अब ये अफर्मेटिव डायरेक्ट बना दीजिए, सहायक्रिया विल लग जाएगा। हाउ मैनी पीपल विल अटेंड, शामिल होने के लिए अटेंड लिखा जाता है। अटेंड क्या शामिल होंगे? शादी, यानी द मैरिज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो में शब्द आया है, ये कहाँ गया? तो शामिल होना, अटेंड एक क्रिया है और उसका ऑब्जेक्ट है। क्रिया और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं लिखा जाता है। तो हाउ मैनी पीपल विल अटेंड द मैरिज। अब ये देखिए, 10 के बाद क्या आएगा? ध्यान दीजिए, 10 के बाद क्या आएगा? कौन का प्रश्न करिए और सब्जेक्ट ढूंढिए। 10 के बाद क्या आएगा? कौन आएगा? क्या आएगा? क्या, यही क्या ही सब्जेक्ट है।
तो ये अफर्मेटिव बन जाएगा, यानी व्हाट इसके साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल लिख दिए, व्हाट विल, आना की अंग्रेजी कम। अब ये 10 के बाद, ये आफ्टर जो है के बाद जो है ये प्रीपोजिशन है, ये थोड़ा आगे हो जाएगा, आफ्टर 10, 10 के बाद क्या आएगा। तो इस तरह आपको बनाना है। कौन जो शब्द है इसे कहा जाए चावल, कौन नहीं खाएगा, तो इसमें कौन ही क्वेश्चन वर्ड है। चावल कौन नहीं खाएगा, कौन नहीं खाएगा, कौन, यही सब्जेक्ट है। तो इसको हम लिख देंगे हु, इसके साथ सहायक क्रिया विल लगा देंगे और अफर्मेटिव बनाएंगे हु विल नॉट, खाना की अंग्रेजी ईट, या टेक लिख सकते हैं, क्या खाएगा, चावल यानी द राइस। ये अफर्मेटिव में भी होगा तो अफर्मेटिव में बनाइएगा। यहां कौन ठहरेगा, तो ठहरेगा कौन, कौन ही सब्जेक्ट है, इसको आप लिख दीजिए हु, इसके साथ सहायक क्रिया विल लग जाएगी हु विल। अब ठहरना की अंग्रेजी स्टे, तब हम ये लिख देंगे यहां यानी हियर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने पूरा एक ही वीडियो में आपको बता दिया। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि वीडियो के एकदम अंत में मैं एक होमवर्क देता हूं प्रैक्टिस के लिए, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। व्हाट्सएप से मुझसे जुड़ जाइए या फ़ोन कॉल से जुड़ जाइए और अपना होमवर्क चेक करा लीजिए। मैं 24 आवर्स अवेलेबल रहूँगा आपके होमवर्क को चेक करने के लिए। इस तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।